आज हम आपको एक रिपोर्टर की सच्ची कहानी बताने वाले हैं जो सोमालिया देश में बड़े बड़े गैंगस्टर का इंटरव्यू लेने जाता है। हम जानते हैं कि सोमालिया देश में कितना आतंकवाद है और ये बात उस रिपोर्टर को भी पता थी। आए दिन वहाँ के समुद्री लुटेरे अमेरिकन जहाजों को लूटा करते थे और उनके बॉर्डर पर बहुत तनाव रहता था। उस जर्नलिस्ट को कई लोगों ने उस देश में जाने से रोका, लेकिन फिर भी वो अपनी रिपोर्टिंग करने के लिए वहाँ चला जाता है। ये जय बहादुर की सच्ची कहानी है जो 2008 में सोमालिया गया था और कई महीनों तक वापस अपने देश नहीं आया। वहाँ रहकर उसे सोमालिया देश के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला जिसके बारे में बाकी देशों को नहीं पता था। आखिर में उस रिपोर्टर के साथ सोमालिया देश में क्या होता है जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी मूवी जिसका नाम है पायरेट्स ऑफ सोमालिया। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम जय बहादुर नाम के एक मैगजीन राइटर को देखते हैं जिसका सपना था एक बड़ा जर्नलिस्ट बनना, लेकिन बिना उसमें अपनी ग्रेजुएशन किए जर्नलिस्ट के लिए अप्लाई कर पाना मुश्किल था। जय बहादुर अक्सर उन टॉपिक्स पर अपने आर्टिकल्स लिखता था जिनके ऊपर ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अफसोस उसकी कहानियां कोई नहीं पढ़ रहा था और उसे हर जगह से रिजेक्शन मिल रहा था। कुछ मैगजीन कंपनीज तो उसे लेटर लिखकर भेजती थी ये बताने के लिए कि उन्हें उसका काम पसंद नहीं आया। जय उनके इस तरह के रिस्पॉन्स से बहुत गुस्सा होता था क्योंकि वो दुनिया भर की खबरें छाप रहे थे पर उसकी एक भी नहीं। एक दिन जय अपने घर के बाहर पड़ी बर्फ को साफ कर रहा था, लेकिन पैर फिसलने की वजह से उसकी गर्दन में मोच आ जाती है। जय उसका इलाज करवाने के लिए एक हॉस्पिटल में जाता है और वो नोटिस करता है कि उसके बगल में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। वो दोनों अपनी बीमारी के बारे में डिस्कस करने लगते हैं और बातों ही बातों में वो आदमी जे को अपना नाम सैमोर तोल्बिन बताता है। जे को कुछ देर बाद एहसास होता है कि वो तो एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट है जिसे वो अपना आदर्श मानता है। जे उससे मिलकर बहुत खुश था, लेकिन सैमोर को यकीन नहीं हो रहा था कि आजकल के फेसबुक चलाने वाले बच्चे उसके फैन भी हो सकते हैं। वो जे से उसके करियर के बारे में पूछता है जिस पर जे उसे बताता है कि फिलहाल वो मैगजीन्स के लिए छोटे मोटे आर्टिकल लिखता है पर उसका सपना है कि वो एक बड़ा जर्नलिस्ट बने। वो उसे बताता है कि उसे हार्वर्ड कॉलेज में उसकी डिग्री के लिए एडमिशन लेना है और फिर उसके बाद ही न्यूज़पेपर वाले उसे नौकरी पर रखेंगे। ये सुनकर सैमोर उसे कहता है कि जर्नलिज्म के लिए डिग्री की क्या जरूरत है, वो तो तुम वैसे भी कर सकते हो, बस उसके लिए उसे ऐसी ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ जाने में बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट जाते हैं। जे उसके इस आइडिया के बारे में अपने दोस्त से डिस्कस कर रहा था और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो सोमालिया जाएगा। उसका दोस्त उसे कहता है कि वहाँ पर रिपोर्टिंग करके उसे कुछ नहीं मिलेगा और उसे अगर कुछ करना भी है तो उसे वहाँ के टेररिस्ट का इंटरव्यू लेना पड़ेगा, पर वो काम खतरे से खाली नहीं क्योंकि वो रिपोर्टर्स को मारने से पहले एक बार नहीं सोचते। मतलब वो जे को सोमालिया जाने से रोक रहा था, पर जे का मानना था कि वहाँ पर अब डेमोक्रेसी है और शायद वहाँ हालात इतने बुरे नहीं होंगे जितना कि हमें टीवी न्यूज में दिखाया जाता है। पर उसका दोस्त फिर भी कहता है कि वहाँ के आम लोगों की जिंदगी के बारे में किसी को नहीं जानना, इससे बेहतर है कि वो सूडान जाए जहाँ उसे लिखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि न्यूज में सोमालियन पायरेट्स के बारे में बताया जा रहा था क्योंकि उन्होंने कमर्शियल शिप को लूट कर वहाँ के लोगों को बंदी बना लिया था। अब ये सब देखकर जे थोड़ा डर गया था। एक दिन जे को एक अननोन नंबर से फोन आता है। वो आदमी सोमालियन प्रेस से बात कर रहा था। जब उसे पता चलता है कि जे उनके लोगों के बारे में बुक लिखना चाहता है तो वो बहुत खुश होता है क्योंकि ऐसा करने वाला वो पहला विदेशी था। जे बहादुर को पता चलता है कि जिस आदमी से वो बात कर रहा था वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि सोमालिया देश के प्रेसिडेंट का बेटा था। जे को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे इतना बड़ा मौका इतनी आसानी से कैसे मिल गया। वो इसके बारे में सैमोर को बताता है जिसके बाद वो उसे सोमालिया की भाषा सीखने के लिए कहता है जो उसके बहुत काम आने वाली थी। लेकिन जे का सबसे मुश्किल काम अभी बाकी था जो था अपने घर वालों से सोमालिया जाने के लिए परमिशन लेना। वो उनसे थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो उसे रुकने के लिए फोर्स नहीं करते, उसे कहीं भी जाने की आजादी थी। इसके बाद जे बहादुर सोमालिया देश के लिए निकल जाता है। उसे बस ये जानना था कि क्या वहाँ के लोग सच में वैसे हैं जैसा कि उन्हें अमेरिकन मूवीज में दिखाया जाता है। जब वो सोमालिया देश में पहुंचता है तो उसके पास एक सोमालियन आदमी आकर बैठ जाता है। जे कुछ देर के लिए वहाँ पर सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खिड़की के बाहर देखता है। उसे एक रिपोर्टर दिखाई देता है जिसे कुछ सोमालियन पायरेट्स गोली मार देते हैं। ये देखकर जे जोर से चिल्लाता है और उसे अपने आसपास उन लोगों की लाशें दिखाई देती हैं जिन्हें सोमालियन पायरेट्स ने मारा था और उनके हाथों में उनकी मौत की खबरें थी। पर जल्द ही बहादुर को एहसास होता है कि ये सब एक बुरा सपना था। एयरपोर्ट के बाहर उसे अब्दी नाम का एक सोमालियन ट्रांसलेटर पिकअप करने आता है जिसे इंग्लिश भाषा आती थी। जे उससे बात करते करते उसे अपने थंब से ओके कहता है, पर अब्दी उसे समझाता है कि यहाँ पर थंब से ओके कहना एक गलत इशारा है जिसके लिए ये तुम्हें जेल में भी डाल सकते हैं। अब्दी उसे पूछता है कि वो यहाँ किसके बारे में लिखना चाहता है। जब जे उसे बताता है कि वो यहाँ समुद्री लुटेरों के बारे में लिखने आया है तो अब्दी उसे समझाता है कि वो लोग खुद को समुद्री लुटेरे नहीं बुलाते, वो खुद को कहते हैं समुद्र के रखवाले और उनके पास बहुत सारा पैसा है। रास्ते में एक सोल्जर उसे जे के सिर पर हाथ मारकर उसे कार रुकवाने के लिए कहता है क्योंकि उसे ड्रग्स लेने थे। सोमालिया में उसे खाद कहते हैं और जे को पहली बार पता चला कि वहाँ पर ड्रग्स सब्जियों की तरह बिकते हैं। अब्दी उसे कहता है कि ये हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन उनके नए प्रेसिडेंट जल्द इसका कोई हल निकाल लेंगे। वो सोल्जर जे को भी ड्रग्स खाने के लिए कहता है। जे पहले तो मना करता है पर उसे मजबूरन खाना ही पड़ता है। इसके बाद वो दोनों प्रेसिडेंट के बेटे के पास जाते हैं जो शहर में एक न्यूज रूम चलाता था। उसकी सोच बाकी सोमालियन लोगों से अलग थी। उसका मानना था कि सोमालियन पायरेट्स सच में बुरे होते हैं जो उसके देश की इमेज को पूरी दुनिया के सामने खराब कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से कई देशों ने उनसे अपने संबंध तक तोड़ दिए थे। वो जे से कहता है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि वो पायरेट्स के लीडर जिसका नाम बोया था वो उससे समझौता कर सके, पर ऐसा कर पाना इतना आसान नहीं था क्योंकि लोग उसे सोमालिया का रॉबिन हुड समझते हैं जो गरीबों की मदद करता है और उन्हें खाना देता है, लेकिन उसकी सच्चाई सिर्फ हमें पता है। इसके बाद वो जे को अपने फादर यानी सोमालिया के प्रेसिडेंट से मिलवाता है। प्रेसिडेंट और उसका परिवार पिछले 8 सालों से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था, पर उसके लोगों ने उन्हें वापस अपने देश में लौटने की रिक्वेस्ट की ताकि वो यहाँ के हालातों को सुधार सके। प्रेसिडेंट उससे पूछता है कि क्या यहाँ आते वक्त तुम्हें एक भी स्कूल दिखाई दिया, जिसका जे जवाब देता है कि नहीं, उसने एक भी स्कूल नहीं देखा क्योंकि इसका कारण ये था कि वहाँ के बच्चों के रोल मॉडल्स वो पायरेट्स हैं जो समुद्र में जहाजों को लूटते हैं, ना कि कोई मेरे जैसा पढ़ा लिखा सभ्य इंसान। वो जे से पूछता है कि उसने अपनी किताब का नाम क्या रखा है, लेकिन अभी तक जे ने उसके बारे में कुछ सोचा नहीं था। वो कहता है कि पायरेट्स ऑफ सोमालिया नाम कैसा रहेगा, पर प्रेसिडेंट को वो पसंद नहीं आता। हम देखते हैं कि
उन्होंने जे की सिक्योरिटी के लिए पूरा इंतजाम कर रखा था। उन्होंने उसके लिए इंटरनेट भी लगवाया था, जो सोमालिया देश में बहुत कम लोगों के पास होता है। जे का कमरा पूरी तरह से लॉक था, उसे खिड़की तक खोलने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा हो सकता था। जे उस रात वहीं पर सोता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसके कमरे में बहुत अंधेरा था। हालांकि उसे खिड़की खोलने से मना किया गया था, लेकिन फिर भी वो उसे खोलकर बाहर का नजारा देखने लगता है। बहादुर वहाँ के लोगों को रिकॉर्ड कर रहा था और तभी उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है, जो बार बार उसे देख रही थी। अब्दी उसे बताता है कि उसका नाम मरियम है और वो गराड की वाइफ है। गराड एक बहुत बड़ा समुद्री लुटेरा था और उसने बहुत सारी लड़कियों से शादी कर रखी थी, जो उसके लिए खाद बेचने का काम करती हैं। जे उस आदमी का इंटरव्यू लेना चाहता था, पर अब्दी उसे बताता है कि वो आदमी बहुत खतरनाक है, इसीलिए बेहतर यही है कि वो उससे मिलने की ना सोचे। अब्दी उसे बताता है कि हमें बोया मिल गया है और आज हमें उससे मिलने जाना है। वो उससे जितने सवाल पूछना चाहता है पूछ सकता है। इसके बाद वो दोनों बोया से मिलने जाते हैं। जे उससे रिक्वेस्ट करता है कि अगर इनमें से कोई उसे गोली मार दे तो वो उसकी बॉडी को उसके देश वापस पहुंचा दे, पर अब्दी उसे कहता है कि वो चिंता न करे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद जे बोया से बहुत सारे सवाल पूछता है, जैसे कि वो जहाजों को कैसे लूटते हैं, वो अपने लोगों को ये सब करने के लिए कैसे मनाता है और बहुत कुछ। लेकिन जे को उस इंटरव्यू से एक बात समझ आती है कि वो मानने को तैयार नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। जे उसका इंटरव्यू ले ही रहा था कि तभी बोया वहाँ से उठकर चला जाता है, क्योंकि उसे जे से ड्रग्स चाहिए थे, जो जे अपने साथ नहीं लाया था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि इस इंटरव्यू के बदले उसे ड्रग्स देने पड़ेंगे। जे हर दिन अपनी किताब में कुछ न कुछ लिख रहा था और साथ ही साथ वो अपने देश में एवरिल नाम की एक लड़की से बात करके उसकी लिखी किताब के लिए एक पब्लिशर ढूंढ रहा था, जो उसकी बुक को छाप सके। एक दिन जे अपनी बुक के ऊपर काम कर रहा था और तभी उसे मरियम दोबारा से दिखाई देती है। वो बिना किसी को बताए उसके पीछे चला जाता है। जे उससे गैराड के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि मरियम को इंग्लिश बोलना आता है, जो उसने अमेरिकन मूवीज को देखकर सीखा था। जे उसे अमेरिकन फिल्मों के बारे में सवाल पूछने लगता है, जिस पर मरियम उसे बताती है कि अमेरिकन जो सोमालियन लोगों पर फिल्में बनाते हैं वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि उसमें हमें बस एक लुटेरा ही दिखाया जाता है और कोई इस देश के आम लोगों के बारे में बात नहीं करता। वो जे को ये भी बताती है कि यहाँ बस तुम्हारे बारे में ही बात होती है और उन्हें उम्मीद है कि तुम हमारे बारे में कुछ ऐसा लिखोगे जो इस देश के लिए जरूरी है, न कि वो जो पूरी दुनिया सुनना चाहती है। जे उससे थोड़ा खाद खरीदता है, जिसके बदले में उसे बोया से एक बार फिर से मिलने का मौका मिलता है और इस बार वो नशे की हालत में उससे सवाल पूछता ही रहता है और बोया के जवाब उसके टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो रहे थे। इसी तरह जे को सोमालिया में रहते हुए 3 महीने बीत जाते हैं और उसने बहुत कुछ लिख लिया था। एक दिन उसे एवरिल का वीडियो कॉल आता है, जो उसे बताती है कि उसने उसकी किताब को बड़े बड़े पब्लिशर्स को दिखाया, पर किसी को भी उसमें दिलचस्पी नहीं है। वो कहती है कि अगर वो उन पायरेट्स की वीडियो बनाकर उन्हें भेज देगा तो वो तुम्हें $1000 तक दे सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा मदद की उम्मीद करना शायद बेवकूफी है। ये सुनकर जे को बहुत गुस्सा आता है और वो खुद के ऊपर चिल्लाने लगता है। वो देर रात को अब्दी के पास आता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि वो कोई फेमस रिपोर्टर नहीं है और ना ही उसके पास किसी बुक का कॉन्ट्रैक्ट है। अब्दी उसे कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम पहले ऐसे फॉरेनर हो जो हमारे देश आए और तुम अपनी जान को खतरे में डालकर हम लोगों के बारे में कुछ लिख रहे हो, हमारे लिए इतना ही काफी है। लेकिन जे उसे समझाने की कोशिश करता है कि सिचुएशन कितनी खराब है, क्योंकि कोई भी उसकी बुक में इंटरेस्टेड नहीं है। उन्हें कोई मसालेदार कहानी चाहिए, जैसे कोई लूटपाट या किसी का मर्डर, क्योंकि कोई भी इस तरफ के आम लोगों की कहानी नहीं सुनना चाहता। अगर उसे कोई बुक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो हो सकता है कि वो इस देश से कभी बाहर न निकल पाए। जे उसे कहता है कि उसे कुछ हॉस्टेजेस की वीडियो फुटेज चाहिए, जिसे बेचकर वो थोड़े पैसे कमा सके, क्योंकि वो घर से जो पैसे लेकर निकला था वो अब खत्म हो चुके थे। वो अब्दी को आधे पैसे बांटने का लालच भी देता है, पर उसे पैसे नहीं चाहिए थे। वो चाहता था कि दुनिया उसके देश को सिर्फ समुद्री लुटेरों की वजह से ना जाने, उन्हें पहचान चाहिए थी ताकि वो सिर उठाकर चल सके। अब्दी उसे समझाता है कि उन पायरेट्स के पास जाना अपनी जान को खतरे में डालना है, क्योंकि उसके बाद हम तुम्हें सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे। पर वो उसे कहता है कि वो चिंता न करे, वो उसे गैराड से मिलवाने वाला है, क्योंकि उसे एक ट्रांसलेटर की जरूरत है और वो थोड़ी देर के लिए उनकी मीटिंग अरेंज करवा सकता है। जय के पास शायद ये आखिरी मौका था कुछ बड़ा करने का, इसलिए वो मरियम से मिलने जाता है और उससे गैराड के बारे में पूछने लगता है, पर मरियम ने भी उसे कई महीनों से नहीं देखा था। वो जे को बताती है कि कोशिश करना कि तुम उसके कपड़ों की तारीफ करो, क्योंकि उसे अपने पहनावे पर बहुत घमंड है। इसके बाद हम देखते हैं कि जे गैराड का इंटरव्यू लेने जाता है, लेकिन उसके लिए ये इंटरव्यू शायद सबसे मुश्किल था, क्योंकि गैराड के हर शब्द के बाद ऐसा लग रहा था कि वो जे को गोली मार देगा। पर किसी तरह जे उस इंटरव्यू को पूरा करता है और उसे पता चलता है कि उसके पास 800 से भी ज्यादा हाईजैकर्स हैं, जो उसके लिए लूटपाट का काम करते हैं। जय अपनी किताब को पूरा करने में जोरों शोरों से लगा हुआ था, लेकिन एक दिन अब्दी उसके पास आता है और उसे कहता है कि एक जर्मन शिप वहाँ से जाने वाला है। प्रेसिडेंट की उस शिप के पायरेट के साथ बहुत अच्छे कनेक्शन है, इसलिए अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो ये सबसे अच्छा मौका है। जे को अब लिखने के लिए बहुत कुछ मिल गया था, इसीलिए वो अपने घर जाना चाहता था। अब्दी उसे कहता है कि प्रेसिडेंट के बेटे ने उससे $500 की डिमांड की है उसकी इतनी सिक्योरिटी और खातिरदारी के लिए, पर जे उसे बताता है कि अब उसके पास एक भी पैसे नहीं है, उसने सारे पैसे ड्रग्स लेने में खर्च कर दिए। वो कहता है कि जैसे ही उसकी बुक पब्लिश हो जाएगी वो उसे पैसे भिजवा देगा, लेकिन अब्दी के लिए ये बात प्रेसिडेंट के बेटे को समझाना बहुत मुश्किल था, पर फिर भी वो खुद को रिस्क में डालकर जे को वहाँ से निकालने के लिए तैयार था, इस उम्मीद में कि जे उनके देश जाकर उनके लिए पैसे भेजेगा। इसके बाद वो दूसरे शहर के लिए निकल जाते हैं। जय वहाँ कुछ सोमालियन लोगों से मिलता है जो उसे अपनी अपनी कहानियां बता रहे थे और वो चाहते थे कि जे अपनी किताब में उनके बारे में लिखे। एक लेडी उसे सोमालिया के स्कूलों के बारे में बताती है जो बाढ़ में बह गए थे और फिर दोबारा कभी नहीं बनाए गए, लेकिन वो यहाँ पूछते हैं जे से सबसे जरूरी सवाल कि उसने अपनी किताब का नाम क्या रखा है, पर अभी तक भी जे ने अपनी किताब का नाम नहीं सोचा था। अगले दिन वो उन पायरेट्स के पास जाते हैं। वो अब्दी से तो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, उसके गले भी लग रहे थे, लेकिन वो जय को अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं थे। जे को पता था कि अगर उसने उन्हें रिकॉर्ड किया तो न्यूज वाले उसे $1000 देंगे, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उनके सामने आ जाता है और उसके ऐसा करते ही वहाँ माहौल बहुत गर्म हो जाता है। जे के सिर पर लगभग 5 से 6 लोग बंदूक तान कर खड़े हो गए थे, लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो उसे शूट नहीं करते। वो पायरेट्स उन्हें अगली सुबह आने को कहते हैं, लेकिन अगले दिन जब जे की आंख खुलती है
तो वो देखता है कि पायरेट्स उसे अकेले छोड़कर वहाँ से चले गए थे क्योंकि उन्हें लगा कि वो एक जासूस है। जे की भूख तो पूरी हो गई थी, लेकिन वहाँ से बाहर निकलने के लिए उसे पैसे चाहिए थे। एक दिन उसे उसके डैड का फोन आता है। वो बहुत घबराए हुए थे क्योंकि उस समय 8 से 12 अप्रैल के बीच कुछ सोमालियन पायरेट्स ने अमेरिकन शिप को लूटने की कोशिश की थी। उस शिप के कैप्टन का नाम रिचर्ड फिलिप्स था। प्रेसिडेंट का बेटा जिसे कहता है कि कैप्टन फिलिप्स और उनका सारा क्रू सही सलामत रेस्क्यू कर लिए गए हैं, लेकिन इसमें 3 पायरेट्स की मौत हो गई है और एक को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी वजह से देश में बहुत अफरा तफरी है। वो उसे बताता है कि पायरेट्स ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि अगर उनके देश में कोई भी फॉरेनर दिखाई दिया तो वो उसे मार देंगे, जिसका मतलब ये था कि अब जे की जान खतरे में थी। वो किसी भी हालत में जे को उसके देश सही सलामत भेजना चाहते थे। और यहाँ अच्छी बात ये थी कि जे के घर वालों ने उसके अकाउंट में पैसे भी भेज दिए थे। जे कहता है कि अगर कैप्टन फिलिप्स वाली हाईजैकिंग के पीछे बोया का हाथ है तो वो एक आखिरी बार उसका इंटरव्यू लेना चाहता है। उसके लिए सड़कों पर घूमना खतरे से खाली नहीं था, पर वो किसी तरह बोया का तीसरा और आखिरी इंटरव्यू ले लेता है। लेकिन उसे पता चलता है कि इस हाईजैकिंग के पीछे उसका हाथ नहीं था। बोया कहता है कि वो एक बार मरियम से बात करे, उसे इसके बारे में जरूर पता होगा। जे वहाँ के बाजार में मरियम को ढूंढने निकल जाता है, पर वो उसे कहीं नहीं दिखाई देती। कुछ सोल्जर्स उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं, पर जे वहाँ से भाग जाता है। वापस आकर उसे पता चलता है कि बोया को सोमालियन सरकार ने अरेस्ट कर लिया था, जबकि उसने कुछ किया भी नहीं था। जब वो अपने कमरे में आता है तो उसे वहाँ मरियम दिखाई देती है, जो उसे बताती है कि इन सब के पीछे उसके पति गेरार्ड का हाथ है। मरियम उसे कहती है कि वो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाए, क्योंकि अब ये देश उसके लिए सेफ नहीं। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और जे उसे अपनी खिड़की से मुस्कुराते हुए देखे जा रहा था। अगले दिन वो न्यूज में देखता है कि गेरार्ड ने अपने लोगों का बदला लेने के लिए कुछ अमेरिकन को मार दिया था, और वो कहता है कि कैप्टन फिलिप्स वाली हाईजैकिंग के पीछे भी उसी का हाथ था। लेकिन दूसरी तरफ जे सही सलामत सोमालिया देश से जा रहा था। वो उन लोगों को धन्यवाद कहता है जिन्होंने उसकी किताब को पूरा करने में उसकी मदद की, और उन्हें भी जिनकी वजह से आज वो जिंदा है। अब्दी उसे थंब दिखाकर ओके कहता है, और यहाँ जे को पता चलता है कि सोमालिया में थंब दिखाना कोई गलत साइन नहीं है। अब्दी तो बस उसे मजाक कर रहा था। इसके बाद वो अपने देश के लिए रवाना हो जाता है, और जब वो नेटवर्क एरिया में आता है तो वो देखता है कि उसे 200 से भी ज्यादा मैसेज रिसीव हुए थे, जिसमें से 165 न्यूज चैनल की तरफ से थे जो उसके ग्रेड वाले इंटरव्यू को खरीदना चाहते थे। उसमें से 8 बुक पब्लिशर की तरफ से थे जो उसकी लिखी किताब को छापने के लिए तैयार थे, और इन सब के लिए उसे मुंह मांगे पैसे मिलने वाले थे, क्योंकि उस समय अमेरिका और सोमालियन पायरेट्स के बीच में बहुत तनाव था। वो हर उस शिप को लूट लेते थे जिनके ऊपर अमेरिकन फ्लैग होता था। जब जे एयरपोर्ट पर उतरता है तो CSIS का एक एजेंट उससे सोमालिया के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि अमेरिकन को उसके बारे में कुछ नहीं पता था, और यही कारण था कि जब भी वो समुद्र में जाते थे वो पायरेट्स उन्हें लूट लिया करते थे। जब जे अपने घर आता है तो उसका बड़े धूमधाम से स्वागत किया जाता है। उसकी लिखी हुई बुक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बन गई थी, इसीलिए 2013 में उसे CIA के साथ बैठने का मौका मिला, जो उससे सोमालिया के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते थे, क्योंकि उसके बाद वहाँ कोई अमेरिकन नहीं गया था जो उन्हें अंदर की बातें बता सके। जे बहादुर उन्हें बताता है कि सोमालिया के लोग नहीं चाहते कि अमेरिकन उनके बंदरगाहों की पूजा करें या उनके सामने झुकें। वो बस चाहते हैं कि उन्हें भी एक पहचान मिले, हम उनके कल्चर को पहचाने। वो चाहते हैं कि उनका देश सिर्फ समुद्री लुटेरों के लिए ना जाना जाए। जे उन्हें कहता है कि अगर वो उन पायरेट्स को छोड़कर अगर वो हमारी डेमोक्रेसी के बारे में लिखता तो शायद वो अपनी बुक की एक कॉपी भी नहीं बेच पाता, क्योंकि लोग सोमालिया के लोगों के लिए अपना नजरिया नहीं बदलना चाहते। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जनवरी 2013 में US गवर्नमेंट ने सोमालिया की सरकार के पास शांति प्रस्ताव रखा, और ऐसा पिछले 20 सालों में पहली बार हुआ था। जय बहादुर सिर्फ 24 साल का था जब वो सोमालिया गया था, और 2009 में उसके वापस आने के सिर्फ 1 महीने बाद ही एक रिपोर्टर को सोमालिया के पायरेट्स ने किडनैप कर लिया था, वो भी पूरे 1 साल और 4 महीने के लिए। 2013 के शांति प्रस्ताव से पहले शायद ही कोई रिपोर्टर होगा जिसने वहां जाने की हिम्मत की हो। इसी के साथ जय बहादुर की ये सच्ची कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी।